प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। ये स्टूडेंट्स ध्यान दें, अभी हम जो आपको समझा रहे हैं वो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन समझा रहे हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में हम आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 43 नोट करेंगे, आदर्शवादी विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। ये स्टूडेंट्स, तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझें, इसके लिए मैं आपको 2 सूत्र दे रहा हूँ। पहला सूत्र तो ये है कि तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद बहुआयामी है। तिलक का राष्ट्रवाद केवल भारत की आज़ादी की बात नहीं करता है, केवल भारत के स्वराज्य की बात नहीं करता है, बल्कि तिलक का राष्ट्रवाद धार्मिक राष्ट्रवाद, सामाजिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद भी है। इसलिए तिलक का राष्ट्रवाद एक बहुआयामी अवधारणा है। एक बात। दूसरी बात, तिलक का जो राष्ट्रवाद है इसका क्रमशः विकास हुआ है। क्रमशः विकास का मतलब ये है कि तिलक ने सर्वप्रथम एक हिंदू राष्ट्र की बात की, एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात की। उसके बाद में इन्होंने अपने विचारों में संशोधन किया और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। फिर हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों में भी संशोधन किया और फिर जाकर के तीसरे नंबर पर तिलक ने जो है, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास किया। ये राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसके बारे में तिलक कह रहे हैं कि जो राष्ट्रवाद है ये हिंदू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं होगा, किसी संप्रदाय विशेष वर्ग विशेष का राष्ट्रवाद नहीं होगा, बल्कि ये भारतीय समुदाय का राष्ट्रवाद होगा। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्रम से बात समझा रहे हैं। सबसे पहला जो डायग्राम मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों का मूल लक्ष्य क्या है। तो तिलक के विचारों का मूल लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी। ठीक है बेटा, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत अच्छे से समझा दिया है। दूसरी बात है, विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। इसका मतलब ये है कि यूरोप के जो आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे कि राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो, हीगल, इमैनुअल कांट, ये कहते हैं कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है। तो इसी ही बात को भारत के अंतर्गत भी आदर्शवादी विचारकों ने स्वीकार किया है, जिसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चेतना या विचार ही सृष्टि का सार तत्व है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। ये यूरोप के आदर्शवादी विचारक कह रहे हैं, तिलक ने भी इस बात को स्वीकार किया है। नेक्स्ट, आदर्शवादी विचारकों में मुख्यतः हम 5 विचारकों को समझाएंगे, जिसमें 4 मैंने आपको समझा दिए, 5वां तिलक चला हुआ है। कौन कौन होंगे? दयानंद सरस्वती, अरविंद घोष, लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वास्तव में तिलक को अच्छे से समझना हो तो स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो भाग है, काल है, उदार राष्ट्रीयता का काल है, जिसका नेता गोपाल कृष्ण गोखले हैं, और इसका जो काल होगा 1885 से 1905 होगा। 1885 इसलिए माना है क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। दूसरा जो काल है, इसे उग्र राष्ट्रीयता का काल कहा जाता है, इसका नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, और इसका जो काल होगा वो होगा 1906 से 1919। और तीसरा काल है, इसे गांधी युग कहेंगे, ये 1920 से 1947 है। क्या? 1920 से 1947, और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। अब इधर आइएगा, राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं हम। राष्ट्रवाद का संदेश सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती के चिंतन में हमें मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले राष्ट्रवाद का जो संदेश दिया है दयानंद सरस्वती ने दिया है। लेकिन राष्ट्रवाद के इस प्रथम संदेश को जो कि दयानंद सरस्वती ने दिया है, इसको स्पष्ट करने वाले जो प्रथम विचारक हैं वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। इसलिए मैंने नोट भी कर दिया है कि स्पष्ट करने का श्रेय तिलक को जाता है, ये आपको नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बात आपको नोट करनी है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक प्रथम नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को संपूर्णता प्रदान की। क्या? राष्ट्रवाद को संपूर्णता प्रदान की, मतलब इन्होंने धार्मिक राष्ट्रवाद, सामाजिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद की बात की है। 2 नंबर बिंदु, तिलक का राष्ट्रवाद बहुआयामी और क्रमशः
विकास का राष्ट्रवाद है। इसका मतलब इसमें दो बातें होगी। पहला है तिलक का राष्ट्रवाद बहुआयामी है। इसका मतलब ये है कि तिलक का राष्ट्रवाद केवल स्वराज्य की बात नहीं करता है, बल्कि तिलक का राष्ट्रवाद बहुआयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशन है, जिसमें धार्मिक राष्ट्रवाद, सामाजिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, राजनीतिक राष्ट्रवाद की बात की जाती है। क्रम से विकास का मतलब है तिलक का राष्ट्रवाद 3 चरणों से विकसित हुआ है। प्रथम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ये, दूसरे स्तर पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और तीसरे स्तर पर भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिसमें कि तिलक स्वयं कहते हैं कि जो ये राष्ट्रवाद है वो हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि ये भारतीय समुदाय का राष्ट्रवाद है। अब तिलक के राष्ट्रवाद को हम 7 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। पहला है राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा, मतलब तिलक का जो राष्ट्रवाद है वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, आध्यात्मिक अवधारणा है। कैसे? क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि प्राचीन भारत के अंतर्गत जिस तरह से कबीले हुआ करते थे और कबीले के जो लोग होते थे वो लोग कबीले के प्रति भक्ति एवं निष्ठा रखते थे, मतलब कबीला प्लस भक्ति एवं निष्ठा बराबर आधुनिक राष्ट्र एवं राष्ट्रवाद। तो आधुनिक समय में भी वास्तविक रूप में जो जनता होती है वो राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखती है, भक्ति रखती है, तो इसे ही राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है। तो तिलक का ये राष्ट्रवाद है। दूसरा पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद, मतलब तिलक का जो राष्ट्रवाद है वास्तविक रूप में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर निर्मित हुआ है, प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के आधार पर गढ़ा गया है। कैसे? तिलक वैदिक धर्म को हिंदुओं के मतों एवं पंथों का मूल स्रोत बताता है। मतलब को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वास्तव में देखा जाए तो जो प्राचीन वैदिक धर्म है, प्राचीन वेद हैं, उन वेदों को हिंदुओं के मतों एवं पंथों का मूल स्रोत बताता है। इसलिए इसको पुनरुत्थानवादी कहा जाता है कि प्राचीन संस्कृति सभ्यता को जो है दोबारा से अपनाने की बात करते हैं ये। तीसरा स्वदेशी आधुनिक राष्ट्रवाद, तिलक का राष्ट्रवाद केवल प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को ही नहीं अपनाता है, बल्कि समय और परिस्थिति के हिसाब से आधुनिकता के तत्वों का भी इसके साथ संयोग करता है। इसीलिए प्राचीन धर्म संस्कृति से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का राष्ट्रवाद प्रेरणा लेता है, मतलब प्राचीन धर्म संस्कृति से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन इस प्रेरणा का उपयोग स्वदेशी व आधुनिक राष्ट्रवादी चिंतन के विकास में करते हैं। इसका मतलब तिलक का जो राष्ट्रवाद है वह प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। चौथा उग्रवादी राष्ट्रवाद, तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो उग्रवादी राष्ट्रवाद है, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का राष्ट्रवाद है। क्यों? क्योंकि दूसरे काल में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा आती है इसका नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, और तिलक साहब कहते हैं कि जो उदार राष्ट्रवादी हैं जिसका नेता गोखले है ये ब्रिटिश सरकार से याचना कर रहे हैं, हमें आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो, आज़ादी दे दो। तिलक ने साफ कह दिया कि ऐसे आज़ादी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोग भीख मांग रहे हैं। तो उग्र राष्ट्रवादियों ने उदार राष्ट्रवादियों की इस मनोवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी और कहा कि आप लोग भीख मांग रहे हैं और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। तो ये उग्र राष्ट्रवादी की बात करते हैं या उग्रवादी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तिलक का मूल लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति है, और इस मूल लक्ष्य अर्थात स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक ने 4 राजनीतिक साधनों की बात की है, जिन्हें खुले राजनीतिक साधन कहा जाता है। 4 राजनीतिक साधन होंगे, क्या क्या? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। इन 4 साधनों के आधार पर तिलक जो है स्वराज्य की प्राप्ति की बात करते हैं। इन चारों साधनों के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। किस नाम से? तिलक के खुले राजनीतिक साधन। 5वां जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद, तिलक का राष्ट्रवाद जनशक्ति पर आधारित राष्ट्रवाद है। तिलक का कहना है कि जो मेरा मूल लक्ष्य है स्वराज्य की प्राप्ति, भारत की आज़ादी, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 4 साधनों का इस्तेमाल होगा: स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो यहाँ तिलक का कहना है कि भाई ये जो 4 खुले राजनीतिक साधन है इनका अच्छे से उपयोग तभी हो सकता है जबकि जनता की शक्ति हमारे साथ हो। छठा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का क्रमशः पूर्ण विकास। तिलक का जो राष्ट्रवाद है इसका क्रमशः पूर्ण विकास हुआ है 3 चरणों में। पहले तिलक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उसके बाद में अपने विचारों में संशोधन करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, और अंतिम जो विकास है वह भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में है, जिसके अंतर्गत तिलक ने साफ कह दिया कि राष्ट्रवाद सभी के लिए होगा। जैसा कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं, तिलक महाराष्ट्र के बिना ताज के बादशाह थे और बाद में होम रूल मतलब गृह शासन, होम रूल के दिनों में भारत के भी हो गए थे। फिर तिलक स्वयं कह रहे हैं, मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह स्वराज्य हिंदू या मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि वह स्वराज्य तो संपूर्ण भारतीय समुदाय का है।
किसका है? संपूर्ण भारतीय समुदाय, किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतीय समुदाय का। इसका मतलब तिलक यहाँ जो है हिंदू मुस्लिम विभेद की, संघर्ष की बात नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, संप्रदायों की एकता की बात करते हैं, वर्गों की एकता की बात करते हैं। सातवां अंतिम है, अनेक राष्ट्रों की धारणा के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता पर बल। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि भारत में जो है अनेकों राष्ट्र हैं, मतलब भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत एक उपमहाद्वीप है। ये ब्रिटिश सरकार ने कहा, तो तिलक ने ब्रिटिश सरकार की इस बात का विरोध किया और ये कहा कि भारत एक राष्ट्र है। तो इसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो द्विराष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया था, इसके आधार पर ये कह दिया कि भारत में दो राष्ट्र हैं, दो राष्ट्रीयताएं हैं। तिलक ने इसका भी विरोध किया और ये कहा कि प्राचीन समय से ही भारत एक राष्ट्र रहा है, अब भी भारत एक राष्ट्र है। लेकिन अंत में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो द्विराष्ट्रीयता का सिद्धांत दिया था, इसके आधार पर भारत के बंटवारा किया गया, भारत का विभाजन हुआ। लेकिन तिलक ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो है अनेक राष्ट्रों की धारणा का भी विरोध किया, दो राष्ट्रों की धारणा का भी विरोध किया, और अंग्रेज़ों के द्वारा जो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई जा रही थी, तिलक ने उसका भी जो है जोरदार तरीके से विरोध किया था। तो ये 7 बिंदुओं के आधार पर राष्ट्रवाद की अवधारणा को आप समझ सकते हैं। निष्कर्ष निकालेगा हम। निष्कर्ष वास्तव में देखा जाए तो तिलक के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय भाग भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा, मतलब तिलक के राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो भारतीय जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा है। तिलक ने जिस राष्ट्रवाद की बात की है वह समग्र राष्ट्रवाद है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखा जाए तो तिलक का राष्ट्रवाद केवल हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है, केवल मुस्लिम राष्ट्रवाद नहीं है। मतलब तिलक का राष्ट्रवाद किसी संप्रदाय विशेष का राष्ट्रवाद नहीं है, किसी वर्ग विशेष का राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि तिलक का राष्ट्रवाद भारतीय समुदाय का राष्ट्रवाद है। इसलिए इसे समग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा भी दी जाती है। इसके बाद हम तिलक कह रहे हैं, ईश्वर तथा हमारा देश भिन्न नहीं है, हमारा देश ईश्वर का ही एक रूप है। मतलब यहाँ तिलक ने जो है ईश्वर और देश में कोई अंतर नहीं माना है। अंत में तिलक ने राष्ट्रवाद को राष्ट्र धर्म कहा, मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद को राष्ट्र धर्म कहा और राष्ट्र धर्म का अर्थ बताया, जिसका अर्थ बताया है भारत राष्ट्र के प्रति स्वधर्म या नैतिक दायित्व की पूर्ति करना। क्या? जिसका अर्थ है भारत राष्ट्र के प्रति स्वधर्म या नैतिक दायित्व की पूर्ति करना। मतलब तिलक का कहना है कि वास्तविक रूप में जो भारत का राष्ट्रवाद है ये राष्ट्र धर्म है, और राष्ट्र धर्म का अर्थ है ये है कि भारत की जनता को स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अपना जो है बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या? स्वराज्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। भारत की जनता को जो है स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होकर के और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है अपना आंदोलन चलाना चाहिए। ये है तिलक का राष्ट्रवाद। मुझे विश्वास है आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।